हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन जीकेजीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1200 से 1400 गुलाम वंश। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रज़िया सुल्तान, बलबन। दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक तंत्र। दिल्ली सल्तनत में बड़प्पन का महत्व। कुतुबुद्दीन ऐबक 1150-1210 ने प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना कैसे की? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उसने तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी के बाद भारत में तुर्की सल्तनत के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुइजुद्दीन का एक और गुलाम यलदूज गजनी में सफल हुआ। गजनी के शासक के रूप में यलदूज ने दिल्ली पर भी शासन करने का दावा किया। हालांकि यह लाहौर से शासन करने वाले ऐबक द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसी समय से सल्तनत ने गजनी से अपने संबंध तोड़ लिए थे। गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, भारत में दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से भी जाना जाता था। इल्तुतमिश 1210-36 ने अपने मित्र क्षेत्र का विस्तार कैसे किया? वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण ऐबक की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, उसका उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था, जो ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश को उत्तर भारत में तुर्की विजय का वास्तविक समेकक माना जाता है। अपने राज्याभिषेक के समय अली मर्दन खान ने स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित कर दिया था। सबसे पहले दिल्ली के पास इल्तुतमिश के कुछ साथी अधिकारी भी उसके अधिकार को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। राजपूत को अपनी स्वतंत्रता का दावा करने का अवसर मिला। कालिंजर, ग्वालियर और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें अजमेर एवं बयाना शामिल थे, सफलतापूर्वक स्वयं को तुर्की के प्रभुत्व से मुक्त कर लिया। लगभग इसी समय इल्तुतमिश ने ग्वालियर, बयाना, अजमेर और नागौर को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्ष के दौरान इल्तुतमिश का ध्यान उत्तर पश्चिमी पर केंद्रित था। ख्वारिज़्म शाह द्वारा गजनी की विजय के साथ उनकी स्थिति के लिए एक नया खतरा पैदा हो गया। ख्वारिज़मी साम्राज्य इस समय मध्य एशिया में सबसे शक्तिशाली राज्य था और इसकी पूर्वी सीमा एवं सिंधु तक फैली हुई थी। इस खतरे को टालने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर की ओर कूच किया तथा उस पर अधिकार कर लिया। ऐबक के साथी गुलाम गुबाचा ने खुद को सुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और लाहौर तथा पंजाब के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। इल्तुतमिश ने गुबाचा को सुल्तान और उच से भी बाहर कर दिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की सीमाएं एक बार फिर सिंधु तक पहुंच गई।
पश्चिम में सुरक्षित इल्तुतमिश अपना ध्यान कहीं और लगाने में सक्षम था। उसने अपने पड़ोसी पूर्व बंगाल की सेना के शासकों और उड़ीसा तथा कामरूप असम के हिंदू शासकों के क्षेत्र पर छापे मारे। बंगाल और बिहार में इवाज नाम के एक व्यक्ति जिसने सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी, स्वतंत्रता ग्रहण की। 1226-27 में लखनौती के निकट इल्तुतमिश के पुत्रों के साथ युद्ध में इवाज पराजित हुआ और मारा गया। बंगाल और बिहार एक बार फिर दिल्ली के प्रभुत्व में आ गए। उसने रणथंभौर और जालौर के विरुद्ध अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अभियान चलाया। उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा उदयपुर से लगभग 22 किलोमीटर पर भी हमला किया, लेकिन गुजरात की सेनाओं के आगमन पर उसे पीछे हटना पड़ा। प्रतिशोध के रूप में इल्तुतमिश ने गुजरात के चालुक्यों के खिलाफ एक अभियान चलाया, लेकिन इसे नुकसान के साथ छोड़ दिया गया। रजिया सुल्तान 1236-39 इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी कैसे बनी? इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया की गद्दी पर बैठाने का निश्चय किया। अपने दावे को मुखर करने के लिए रजिया को अपने भाइयों के साथ साथ शक्तिशाली तुर्की अमीरों के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ा और वह केवल 3 वर्ष तक ही शासन कर सकी। इसने राजशाही और तुर्की प्रमुखों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसे कभी कभी चालीसिया चहलगानी कहा जाता था। फोर्टी चहलगानी की कोर 40 तुर्क गुलाम अमीरों की एक परिषद थी जो सुल्तान की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत के प्रशासन करती थी। इल्तुतमिश का वजीर निजाम उल मुल्क चुनौदी, जिसने उसके सिंहासन पर बैठने का विरोध किया था और उसके खिलाफ रईसों के विद्रोह का समर्थन किया था, हार गया और भागने के लिए मजबूर हो गया। रजिया ने राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए रणथंभौर के खिलाफ एक अभियान भेजा और अपने राज्य में कानून एवं व्यवस्था को सफलतापूर्वक स्थापित किया। एबिसिनियन रईस याकूत खान को शाही अस्तंबल का अधीक्षक नियुक्त किया गया था और वह रजिया सुल्तान का पक्षधर था। तुर्की रईसों ने उन पर स्त्री विनम्रता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और याकूत खान के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार किया। लाहौर और सरहिंद में विद्रोह भड़क उठे। रजिया ने व्यक्तिगत रूप से लाहौर के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया एवं शासक को प्रस्तुत होने के लिए मजबूर किया। सरहिंद के रास्ते में एक आंतरिक विद्रोह छिड़ गया जिसमें याकूत खान मारा गया और रजिया को तबरहिंदा में कैद कर लिया गया। हालांकि रजिया ने अपने कैदी मलिक अल्तुनिया पर जीत हासिल की और उससे शादी करने के बाद दिल्ली पर नए सिरे से प्रयास किया। रजिया ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब वह जीत के करीब थी तभी डाकुओं द्वारा एक जंगल में उसे हरा दिया गया और मार डाला गया। मंगलों का उदय। मंगोल साम्राज्य ने वर्ष 1221 से 1327 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने के कई प्रयास किए। मंगलों का उदय मंगोल नेता चंगेज खान के आगमन के साथ शुरू हुआ, जो खुद को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व महसूस करता था। मंगोलों ने 1218 में ख्वारिज़मी साम्राज्य पर हमला किया। मंगोल आक्रमण का दिल्ली सल्तनत पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
इल्तुतमिश, जो दिल्ली पर शासन कर रहा था, ने मंगोलों को शांत करने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप मंगोलों को हमले की एक श्रृंखला हुई और सिंधु नदी भारत की पश्चिमी सीमा में नहीं रही। नेक्स्ट है अंत है। इल्तुतमिश लाहौर और मुल्तान दोनों को जीतने में सक्षम था। इस प्रकार मंगोलों के खिलाफ रक्षा की काफ़ी मजबूत रेखा बन गया। वर्ष 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के बाद शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य उसके पुत्र में विभाजित हो गया। बलबन सत्ता में कैसे आया? 1246-87। राजशाही और तुर्की प्रमुखों के बीच संघर्ष प्रमुख मुद्दों में से एक था, जो ओलुग खान तक जारी रहा, जिसे इतिहास में बलबन की उपाधि से जाना गया। समय के साथ उसने राज्य पर नियंत्रण कर लिया और वर्ष 1265 में वह सत्तारूढ़ होने में सफल रहा। इससे पहले बलबन ने इल्तुतमिश के छोटे बेटे नसरुद्दीन महमूद के यहाँ नायब या डिप्टी का पद संभाला था, जिसे बलबन को वर्ष 1246 में सिंहासन प्राप्त करने में सहायता की थी। नेक्स्ट है बलबन ने नसरुद्दीन महमूद की पुत्री से शादी करके युवा सुल्तान के लिए अपनी स्थिति की ओर सुदृढ़ कर लिया। बलबन के बढ़ते अधिकार ने अनेक तुर्की प्रमुखों को अलग थलग कर दिया, जिन्होंने नसरुद्दीन महमूद के युवा और अनुभवहीन होने के कारण सत्ता के मामलों में अपनी पूर्व शक्तियों एवं प्रभाव को बनाए रखने की आशा की थी। अतः उन्होंने वर्ष 1253 में एक षड्यंत्र रचा और बलबन को उसके पद से बेदखल कर दिया। बलबन का स्थान इमामुद्दीन रेहान ने लिया, जो एक भारतीय मुसलमान था। एक अलग समूह का गठन। नेक्स्ट है बलबन अलग हटने को तैयार हो गया, लेकिन सावधानी से उसने अपना समूह बनाना जारी रखा। बलबन ने मंगोलों के साथ भी संपर्क स्थापित किए थे, जिन्होंने पंजाब के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। सुल्तान महमूद ने बलबन के समूह की शक्ति के सामने झुककर रेहान को बर्खास्त कर दिया। कुछ समय पश्चात रेहान पराजित हुआ और मारा गया। नेक्स्ट है बलबन ने अपने कई अन्य प्रतिबंधवादियों के निष्पक्ष या बेईमानी से छुटकारा दिलाया। वर्ष 1265 में सुल्तान महमूद की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है मजबूत केंद्रीकृत सेना। आंतरिक गड़बड़ी से निपटने तथा मंगोलों को खदेड़ने के लिए बलबन ने एक मजबूत केंद्रीकृत सेना का गठन किया, जिन्होंने पंजाब में घुसपैठ की और दिल्ली सल्तनत के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया था। दीवान-ए-अर्ज। उसने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज को पुनर्गठित किया और उन सैनिकों को पेंशन दी जो अब सेवा के लायक नहीं थे। बलबन ने उन मेवातियों, राजपूत जमींदारों, गंगा, जमुना, दोआब और अवध के डकैतों से निपटने के लिए लोहे और रक्त की नीति अपनाई। नेक्स्ट दोआब और कटिहार। आधुनिक रोहिलखंड में बलबन ने जंगलों को काटने का विद्रोही ग्रामीणों को समाप्त करने तथा पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया। बलबन ने इन कठोर तरीकों से स्थिति को नियंत्रित किया। अपनी सत्ता की ताकत द्वारा लोगों को प्रभावित करने तथा उन्हें डराने के लिए बलबन ने एक शानदार दरबार बनाए रखा। बलबन की मृत्यु। वर्ष 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। निसंदेह वह दिल्ली सल्तनत, विशेष रूप से सरकार और संस्थानों के मुख्य वास्तुकारों में से एक था। राजशाही की सत्ता का दावा करते हुए बलबन ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत किया।
मंगोलों के घुसपैठ के विरुद्ध वह उत्तरी भारत की पूरी तरह से रक्षा नहीं कर सका। गुलाम वंश की वास्तुकला के कुछ उदाहरण: गुलाम वंश के शासकों द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण इमारतें: कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यह भारत की सबसे शुरुआती मस्जिद में से एक है तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वर्ष 1192 और 1198 के बीच बनवाई गई थी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का अर्थ है इस्लाम की ताकत। यह कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में बनी हुई है। कुतुब मीनार लाल और बफ बलुआ पत्थर से बनी कुतुब मीनार भारत में सबसे ऊंची मीनार है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में पहली मंजिल तक मीनार की नींव रखी। बाद में उसके उत्तराधिकारी और दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1136 ईस्वी द्वारा इसमें 3 और मंजिलें जोड़ी गई। नेक्स्ट, मीनार के विभिन्न स्थानों पर अरबी और नगरी अक्षरों में कई शिलालेखों में कुतुब के इतिहास का पता चलता है। प्रांगण में लोहे स्तंभ पर 4वीं शताब्दी ईस्वी की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक शिलालेख है जिसके अनुसार चंद्र नामक एक शक्तिशाली राजा की स्मृति में विष्णुपद के नाम से जाने लगी। पहाड़ी पर स्तंभ का विष्णु ध्वज भगवान विष्णु के नमानक के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जिसे 2.5 दिन की मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, भारत के अजमेर राजस्थान में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। नेक्स्ट है, इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में करवाया था। नसरुद्दीन मोहम्मद सुल्तानगढ़ी का मकबरा कुतुबुद्दीन मीनार से लगभग 6 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसे वर्ष 1231 में इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र और नसरुद्दीन महमूद के अवशेषों पर बनवाया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने स्वयं 1235 ईस्वी में करवाया था। बलबन का मकबरा। आगे नेक्स्ट है, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा मेहरौली नई दिल्ली भारत में स्थित है जिसे 1287 ईस्वी में बनाया गया था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख को सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, पूरे क्षेत्र का नियंत्रण उसके हाथ में था। सिंहासन पर बैठने के बाद पूर्ण शक्ति उसके हाथों में थी। उसे सेना का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता था। सुल्तान कई प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। राजधानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र अक्सर ऐसे क्षेत्र होते थे जिन पर केंद्रीय प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था। नेक्स्ट है, क्योंकि ये क्षेत्र सम्राट, रईसों, दरबार, शाही वास्तुकला, व्यापार और शहरीकरण के लिए अधिक महत्वपूर्ण थे, इसी कारण प्रशासनिक व्यवस्था भी विस्तृत और स्पष्ट थी। ऐतिहासिक राजनीति के कारण केंद्रीय रूप से प्रशासनिक नियंत्रण और विनियमन तंत्र विकसित करना आवश्यक था। नेक्स्ट है, शासक वर्गों और कारीगरों, व्यापारियों, सैनिकों आदि जैसे अन्य समूहों की शोषणकारी प्रकृति के कारण इस राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संसाधनों का प्रबंधन अक्सर साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों से करना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत में कुलीनता का महत्व। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन बिना किसी संघर्ष के सिंहासन पर आसीन हुआ क्योंकि मोइजी रईसों ने उसे अपने शासक के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित की। दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश का राज्यारोहण भारत में तुर्की अभिजात वर्ग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
यह सशस्त्र शक्ति के माध्यम से रईसों द्वारा अपने नेताओं का चयन करने की शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुलीन वर्ग ने शासक के चयन में प्रमुखता हासिल की और दिल्ली तुर्की शासन की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। भारत में एक संप्रभु तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। उसके समय में कुलीन वर्ग में कुशल प्रशासक हुआ करते थे। नेक्स्ट, इल्तुतमिश की मृत्यु 1235 के बाद बलबन ने 1269 के राज्यारोहण तक चेहलगानी 240 कुलीनों का समूह, जिसमें बलबन भी था, ने उत्तराधिकार संबंधी मामलों का निराकरण किया। बलबन ने तुर्की कुलीनों के प्रभुत्व को समाप्त कर ताज के वर्चस्व को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट, बलबन के राज्याभिषेक के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वंशानुगत सिद्धांत अब प्रासंगिक नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी 1290 के सिंहासन पर बैठने के बाद यह स्थापित हो गया कि वंशानुक्रम हमेशा संप्रभुता और राजत्व का एक आधार नहीं था। सिंहासन के उत्तराधिकार में योग्यता और बल भी महत्वपूर्ण कारक थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको ऐसी ही हिस्ट्री क्लास चाहिए तो हमें कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।